हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के बीच में। बेसिकली रात नहीं, अर्ली मॉर्निंग कहना बेटर होगा, 5:30 बजे, क्योंकि इंडियन टाइम के हिसाब से मैच है। बाकी अगर लेट वगैरह होता है तो अलग बात है। ये मैच कैरन रल्टन ओवल में होने जा रहा है। अगर आज के मैच की बात करी जाए तो आई होप आप सभी का काफ़ी अच्छा गया होगा। जो जो ऑब्जर्वेशंस हमारे थे, जो जो चीज़ें हमने करी थी, लगभग सही गई थी। माइकल लेसर का इंजरी एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था। बाकी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी अच्छा गया था, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट करा भी था। सारे जनता जो थे वो न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में टीम बना रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे न्यू साउथ वेल्स ही जीती। रिकॉर्ड्स भी उन्हीं के थे अच्छे, परफॉर्मेंस भी, फॉर्म भी उन्हीं का था अच्छा। शेफील्ड शील्ड का भी जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो भी उन्हीं के सपोर्ट में था, और रिजल्ट भी उनके सपोर्ट में गया है। तो आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा वो मैच। अभी फोकस करते हैं इस वाले मैच पर। इस मैच की जो वीडियो है, जब ये वीडियो ख़त्म होगा ना, तब भी आपके दिमाग में शायद कोई क्रिस्टल क्लियर कैप्टन चॉइस नहीं आ पाएगा। जो परसेंटेज कैप्टन है उनमें से एक तो नहीं खेलेंगे कल के मैच में। दूसरे जिनको ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं, कैप्टन बना सकते हैं, वो लॉजिकली कैप्टन चॉइस के लिए सही नहीं होंगे। ठीक है, कुछ प्लेयर्स होंगे जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे, लेकिन वो भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे। कुछ प्लेयर्स होंगे जिनके रिकॉर्ड्स तो नहीं होंगे, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस जो है आपको करने पड़ेगा। और ये मैच जो है कल के मैच की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो वैरी कर रही है दोनों टीमों से, और वो फैक्टर्स जो हैं काफ़ी हद तक रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, और वो सब चीज़ें आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो आप देख सकते हैं, ग्राउंड जो है कैरन रल्टन ओवल है, जहाँ पे हमारा जो है मेमोरी बहुत अच्छा नहीं है रन्स के मामले में। स्पेशली काफ़ी रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी नोटिस करके रखा हुआ है। दोनों टीमों की अगर मैं बातें करूं तो दोनों टीमों का हालत बहुत अच्छा नहीं होता है मार्च कप में, और इस सीज़न में भी आप ये बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो कम से कम बैटिंग से आपको दोनों टीम लगभग ठीक ठाक ही करती हुई दिखेगी, और थोड़ा बेटर जगह पे आपको विक्टोरिया की टीम दिख जाएगी, क्योंकि इनका जो बैटिंग जो ऑर्डर है, जो सेट बैटिंग ऑर्डर होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं, उनका बैटिंग बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड हुआ है। उनके जो मेन टैलिस्मैनिक परफॉर्मर होते हैं ट्रेविस हेड, वो कल के मैच में अवेलेबल नहीं है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इनकी जो बैटिंग होती है जनरली 3 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेविस हेड, एलेक्स केडी और वीदरऑल्ड। तो इनमें से ट्रेविस हेड तो गए, वीदरऑल्ड कभी भी उतने कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, और रहे बचे एलेक्स केडी। अभी देखना पड़ेगा कि इन 2 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करके कितना ज़्यादा जो है अपने मौक़ों का फ़ायदा उठा पाती है साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम, और किस तरह से वो यहाँ पे कुछ कर पाते हैं। बाकी हमारे हाथों में जो ये चीज़ें हैं हम उनके ऊपर बातें करते हैं। वेदर कल भी, अभी देखिए हर जगह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ऐसे क्लाउडी वेदर रहेंगे, इतना क्लियर आपको शायद देखने नहीं मिलेगा। कल के मैच में क्लाउडी वेदर है, बारिश शायद नहीं हो, और अगर अगर होता भी है तो आज के मैच की तरह नहीं होगा। लगभग आप उम्मीद रख सकते हैं कि 95% पूरा मैच हो जाएगा। ठीक है, आखिरी 5 बजे की अगर हम बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया आपको 4-1 से आगे होते हुए दिख जाएगी। बहुत ही रेयर फिक्सचर है जहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रही है, नहीं तो सबसे खराब हालत में यही रहते हैं। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में, तो क्या क्या चीज़ जो है हमें देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें अभी भी अगर आप करंट सीन को देखेंगे, और अगर अपने पहले वाले मैचेस को भी आप देखेंगे, तो लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो है रन्स। जनरली आपको इस फिक्चर में रन्स बनते हुए दिख जाते हैं। देखते हैं हम क्या हो रहा है। ठीक है, देखो, साउथ ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया का मैच हुआ, सिडनी में हुआ। 356 विशाल स्कोर है। किसने रन बनाया था? केरी, वीदरऑल्ड। बाकी इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है टॉप बीच में 3 प्लेयर्स, लेकिन सब ने रन बनाए थे। ठीक है, अब अगर फैंटेसी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, सबके खाते में मिनिमम 50 पॉइंट्स है। इसके अलावा वैलेंटे, आपका ना लेमन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। बाकी बॉलरों में से आपको सदरलैंड दिख जाएंगे, ट्रिवेन जो अभी न्यू साउथ वेल्स के होकर खेलते हैं। विक्टोरिया चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने भी विशाल स्कोर खड़ा करा। मैट शॉट आपको दिख जाते हैं। बाकी करंट स्क्वाड में कोई भी इस तरह के बॉलर्स जो हैं अवेलेबल नहीं है। तो दोनों टीमों ने ही बहुत बड़े बड़े स्कोर्स बनाए हैं। 100 आए, 70 का स्कोर, 80 का स्कोर, 60 का स्कोर आया, और बॉलरों से खास कुछ है परफॉर्मेंस जो है उस तरह से देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, ये मैच हुआ था सिडनी में, ये एक न्यूट्रल वेन्यू था। अगला मैच वापस से एक न्यूट्रल वेन्यू, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने वापस से बड़ा स्कोर खड़ा किया, वापस से केरी और विदरॉल्ड। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े स्कोर्स इन्होंने बनाए थे, और यहाँ पर भी आपको दिखा होगा केरी 33, विदरॉल्ड 71। यहाँ पर भी विदरॉल्ड ने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा करा। विक्टोरिया की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही। लीड करने वाले हालांकि बॉलरों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, जाम्पा, वोराल और कैमरन वैलेंटे।
कैमरन वेलेंटी ये 1-2 साल काफ़ी बढ़िया गया था, उसके बाद से पूरी तरीके से ऑफ हो गए हैं वो, और अब तो उनको मौका भी नहीं मिलता है। बाकी मैट शॉट यहाँ पर भी स्टार्ट लेते हुए दिए गए हैं, और बॉलिंग से हालांकि विकेट नहीं था, लेकिन बोलार्ड जो करंट करना अवेलेबल है उन्होंने एक विकेट निकाला हुआ था, उसका भी फर्क हालांकि पड़ा नहीं है। अगला मैच ये हुआ था मेलबर्न में। मेलबर्न मतलब विक्टोरिया का घर, और मैं कई बार बता चुका हूँ कि विक्टोरिया के घर पे मतलब मेलबर्न पे एक स्पेसिफिक प्लेयर होते हैं जिनका कंसिस्टेंटली आपको नाम देखने को मिल जाता है, और वो है पीटर हैंड्सकॉम्ब। ऊपर 2 मैचेस गए, ठीक है, मेरे ख्याल से एक भी बार आपने पीटर हैंड्सकॉम्ब का नाम नहीं देखा है जी। नहीं, बाकी प्लेयर्स ने रन बनाया, विक्टोरिया की बैटिंग भी अच्छी हुई है, लेकिन पीटर हैंड्सकॉम्ब नहीं चले हैं, या फिर वो खेले भी नहीं होंगे शायद। अभी जब वो मेलबर्न में आ गए हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। इस बार भी फर्गूसन थे अवेलेबल, वो नहीं है। लेमन, कूपर, अच्छा लेमन जब मौके उनको मिल रहे हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करा हुआ है। बाकी बॉलर के 2 विकेट्स, विक्टोरिया 257 पर वो निपट गए, ठीक है। मीडियोकर स्कोर है, उतना कुछ बुरा नहीं, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में हम विक्टोरिया का बैटिंग थोड़ा हल्का चलता हुआ दिख रहे हैं। जैसे ही मेलबर्न में हम आ गए, हैंड्सकॉम्ब का परफॉर्मेंस आ गया। याद रखिए यहाँ पर मैक्सवेल, कैमरन वाइट जैसे प्लेयर्स भी खेल रहे थे, लेकिन कोई मामला हुआ नहीं। और एडम जाम्पा जिनका बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रहता था अगेंस्ट विक्टोरिया, और इस सीज़न में भी जो एक मैच उन्होंने खेला था विक्टोरिया के अगेंस्ट में न्यू साउथ वेस्ट के होकर, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई थी। बाकी इनमें से कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं है। एडम जाम्पा विद द बॉल यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं, जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, अगला मैच वापस से हम मेलबर्न में आ गए। हैंड्सकॉम्ब का कुछ चीज़ नोटिस करना, मैं आगे आपको दिखाऊंगा चीज़ें। अच्छा, वापस से साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, वापस से फर्गूसन का स्कोर, केरी का स्कोर, कूपर का स्कोर। फर्गूसन मतलब नंबर 3-4 के भीतर ये मामला चल रहा है, नोटिस करना, ठीक है। बाकी बॉलरों में से मैट शॉट हैं जिनके परफॉर्मेंसेज हैं, और सदरलैंड जिनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। विक्टोरिया ने बैटिंग काफ़ी बढ़िया करा था, फिर से आपको हैंड्सकॉम्ब दिख जाते हैं। मेलबर्न, फिंच नहीं परफॉर्म करा था, मैट शॉट कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। देखिए, कैप्टनसी मटेरियल नहीं हो रहे हैं, ध्यान से देखो, लेकिन 50 के आसपास ऑन एवरेज आप पॉइंट इनसे उम्मीद रख सकते हो। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उनसे ज़्यादा कोई कोई करके जा रहे हैं, लेकिन उनका भी कंसिस्टेंटली पॉइंट आ रहा है। बाकी जेक फ्रेजर मैकल के परफॉर्मेंस थे, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा। 2 मेलबर्न के मैचेस, दोनों ही मैच में हैंड्सकॉम्ब ने धागा खोल दिया, ठीक है, 250 प्लस स्कोर। और लास्ट जो मैच हुआ था ये भी मेलबर्न में हुआ था, फिर से हैंड्सकॉम्ब ने धमाकेदार 100 मारा था। इसके अलावा मैडिसन, इस बार भी विक्टोरिया ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी। जोनाथन मेल्डो चाहो इस मैच में धमाका उन्होंने मचाया था, 100 रन, 3 विकेट, जो मैं आपको लास्ट मैच में बता रहा था, जो विक्टोरिया के मैचेस हमने कवर करे थे। हालांकि अभी तक तो उतना कुछ वो खास कर नहीं पाए हैं, देखना पड़ेगा कल के मैच में क्या करते हैं। वैसे अगर 3 विकेट्स थे, ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी अच्छी रही, फिर से विदरॉल ने स्टार्ट लिया, केरी ने स्टार्ट लिया हेड, और यहाँ लीड करा था। और ये कुछ बैट्समैन थे जो करंट्स करने अवेलेबल नहीं है, तो केरी और विदरॉल यहाँ पर कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, हेड से भी ज़्यादा कंसिस्टेंटली वो आए हैं। अच्छा, 3 मेलबर्न के मैचेस, और तीनों ही मैच में एक नाम कॉमन देखने को मिले हैं, हैंड्सकॉम्ब। उसके पहले हमने अदर ग्राउंड्स में जब मैचेस देखे थे, एक सिडनी में हुआ, एक होबार्ट में हुआ, हैंड्सकॉम्ब का अता पता नहीं था, ठीक है। बाकी बॉलरों में से मैट शॉट 3 विकेट, मर्लो 3 विकेट। मैट शॉट कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, हो सकता है हमेशा कैप्टन मटेरियल नहीं बन रहे। अगर आप इस मैच में भी नोटिस करो, समझ लो 3 विकेट के कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 100 पॉइंट्स ही मिलेंगे, लेकिन उनसे कई ज़्यादा पॉइंट रह गए थे जोनाथन मेल्लो और हैंड्सकॉम्ब। उसके पहले वाले मैच पर देखो, मैट शॉट 35 रन, 1 विकेट, मतलब समझ लो 70 के आसपास मैक्सिमम पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं। उससे कई ज़्यादा पॉइंट रह गए थे फर्ग्यूसन, फिंच, हैंड्सकॉम्ब फिर से। अच्छा, उसके पहले वाले मैच को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको नाम नहीं देखने को मिलेगा मैट शॉट का। उसके बाद यहाँ पर 31 रन उन्होंने बनाए थे, समझ लो 40 के आसपास पॉइंट्स, लेकिन कई ज़्यादा पॉइंट लोग देखे गए थे। मैं क्यों इनके बारे में बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि ट्रेविस हेड अगर नहीं खेलेंगे तो परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं मैट शॉट, ठीक है। काफ़ी रीज़न है, वो इस ग्राउंड में जो है बीबीएल में अपना घर शेयर करते हैं, इस ग्राउंड में नहीं, एडिलेड में, इस ग्राउंड में शायद मैचेस हुए होंगे, तो वहाँ पे बीबीएल ने कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। और काफ़ी रीज़न है, अगर आप T20 क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो तो उस हिसाब से, हालांकि मैंने कई परफॉर्मर्स ऐसे देखे हैं जो T20 में अलग लेवल पे चलते हैं और यहाँ पे अलग लेवल पे, और मैं आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा भी। लेकिन मैट शॉट कंसिस्टेंट है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा प्लेयर चूज़ करना है जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी दे आपके लिए कैप्टनसी के लिए, तो लॉजिकली मैट शॉट का नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आप पहले मैच में जाएंगे, देखिए 81 रन मैट शॉट ने बनाया, काफ़ी बड़ा स्कोर, लेकिन उनसे ज़्यादा भी पॉइंट देगा। यहाँ पर वैलेंटे थे 36 रन, 3 विकेट, ट्रेविस डीन ने रन बनाए थे, तो ये कुछ था, ठीक है। मैट शॉट कंसिस्टेंट है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इनसे ज़्यादा भी पॉइंट्स लोगों ने देके रखे हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि आप जिसको सिलेक्ट कर रहे हो वो और जो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर हो वो सही जाए, नहीं भी जा सकता है, तो इसलिए सेफ हमेशा ही वो रहेंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन हमेशा ही आपके लिए मैट शॉट के अलावा भी वो ओपन रहेगा। अच्छा, तो ये रही सारी चीज़ें, काफ़ी हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स हुए हैं, ठीक है। जब एडम जाम्पा थे तभी साउथ ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया की बैटिंग को आप कह सकते हैं ट्रबल में डाला हुआ था, ठीक है।
उसके अलावा जब जब एडम जाम्पा या तो खेले नहीं या तो परफॉर्म नहीं करे हैं, विक्टोरिया की बैटिंग भी अच्छी रही और साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो अच्छी हुई ही है। जो टॉप 3 उनके बैट्समैन हैं उनमें से, और कैलम फर्ग्यूसन, स्पेसिफिकली कैलम फर्ग्यूसन मैं कहूँगा, उनका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस फिक्चर में। काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। इसके अलावा भी जो टॉप 3 मैंने बताया उनके भी हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिले हैं। विक्टोरिया की बैटिंग बस 2 मैच में खराब रही है। यहाँ पे भी देखो, लास्ट मैच 333 उन्होंने बनाया था, उसके बाद उसके पहले 321, यहाँ पर 257, अगर आप बुरा कहते हो इसको तो बुरा है, चलो 257, और उसके बाद ये, और दोनों ही मैच में लीड कर रहा था जाम्पा ने, ठीक है, 3-3 विकेट उन्होंने निकाले हुए थे। उसके पहले वाले मैच में भी 300 के पार स्कोर है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया तो काफ़ी कंसिस्टेंट रही है इस फिक्चर में। देखो 356 बैटिंग से, 339 बैटिंग से, उसके बाद भी 265, थोड़ा कम लेकिन चलो ठीक है, उसके बाद 322, उसके बाद भी यहाँ पे 312, ठीक है, भले ही 10 विकेट गिरे थे। तो ये सीन है, ये फिक्सचर काफ़ी हाई स्कोरिंग रह रहा है। और अगर आप करंट सीन को भी देखेंगे ना, तो भी आपको दिख जाएगा कि दोनों टीमों के जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं वो बैटिंग से हैं, ना कि बॉलिंग से, ठीक है। तो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करो, आपको पता ही होगा साउथ ऑस्ट्रेलिया एक बैटिंग हैवी टीम है, वो तभी जीतते हैं अगर वो 300 के पार स्कोर पहुंचाए, बाकी बॉलिंग से उसका खास होता नहीं है। इस सीजन में भी उन्होंने एक मैच में ऐसा करके रखा हुआ है, क्वींसलैंड के अगेंस्ट में। और विक्टोरिया के भी अगर आप टीम को देखेंगे तो अभी आपको यही चीज़ जो है देखने को मिलेगी। क्लियर सी बात है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशंस हैं। बाकी आप नोटिस कर सकते हैं कि नंबर 3 वाले जो हैंड्सकॉम्ब रहे हैं, मैं नंबर 3 बता रहा हूँ, ये एक ऑब्जर्वेशन है बस, वो हैंड्सकॉम्ब नहीं, माफ करना, कैलम फर्गूसन की बात हो रही है, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। ऑफकोर्स कैलम फर्गूसन के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी प्लेयर्स होने चाहिए, लेकिन ये एक चीज़ है, जो नंबर 3-4 के प्लेयर्स रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्पेशली, उन्होंने काफ़ी परफॉर्म करा है। अच्छा, अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो विदरॉल्ट और केरी आपको दिख जाते हैं, ठीक ठाक है, 40 का औसत है। सिर्फ इन्होंने ही परफॉर्म नहीं करा है, बाकी प्लेयर्स ने भी कंट्रीब्यूट करा है, लेकिन इनका ठीक ठाक से रहा है, ठीक है। विक्टोरिया की तरफ से देखो, हैंड्सकॉम्ब 52 औसत, अगर आप ये देखेंगे आपको लगेगा भाई साहब क्या ही कमाल का परफॉर्मर है, मैं तो इनको कैप्टन बनाने चला, अगर मैं कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन बनाने चला। नोटिस करो 3 बार 50+ स्कोर है। कैप्टन आप उन्हीं को बनाओगे ना जो आपके लिए मतलब मिनिमम 50+ स्कोर बनाएंगे, कैप्टन या वाइस कैप्टन। और वो 3 इनिंग्स उन्होंने खेला है मेलबर्न में, जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि इनका बेस्ट परफॉर्मेंस मेलबर्न में आता है। आप बेशक इनको टीम में ले सकते हो, लेकिन एक चांस हमेशा ही हैंड्सकॉम्ब को बना रहता है जब भी आप मेलबर्न के बाहर काउंट करते हो। हालांकि आगे भी मैं कुछ चीज़ बताऊंगा, उसके बाद शायद आप इनको टीम में कम से कम रखेंगे, लेकिन ये एक चीज़ है जो आप देख सकते हो। बाकी मैच शॉट ठीक ठाक है, 38.5 का औसत है इनका, ठीक है, लेकिन वही बात है कि उतना कुछ खास नहीं अगर आप कैप्टनसी के बारे में सोच रहे हो तो, लेकिन चलो ठीक ठाक है। बॉलिंग में कोई भी बॉलर दोनों टीमों की तरफ से अवेलेबल नहीं है, और ऑफकोर्स बॉलरों का उतना कुछ रोल भी नहीं रहा है इस फिक्चर में। अच्छा, अभी बात करते हैं शेफील्ड शील्ड का जो मैच हुआ था, जो 12 तारीख को ख़त्म हुआ है, तो 3 दिन पहले ख़त्म हुआ है ये मैच, तो 3 दिन पहले। तो वहाँ पे क्या हुआ था देखते हैं, वहाँ पे भी कुछ सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिल रही है या नहीं। अच्छा, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, 366 डिसेंट स्कोर है, मतलब इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर ये 50 ओवर में होता बहुत बड़ा टोटल माना जाता। विदरॉल वापस से, बाकी ये कोई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। मिच पेरी करंट स्कोर में अवेलेबल है, बोलैंड ये खेलेंगे तो बोलैंड खेलेंगे ये पक्की बात है, मिच पेरी देखना पड़ेगा खेलते हैं या नहीं। मैट शॉट 1 विकेट, और कुछ खास यहाँ पर नहीं था। विक्टोरिया की बैटिंग ठीक ठाक सी रही थी, उतना भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ नहीं। मार्कस हैरिस, निक मैडिसन इस सीजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बाकी देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं वो आगे जाके, लेकिन इस सीजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो। इवन BBL में भी कुछ परफॉर्मेंस उन्होंने करके रखे हुए थे, बॉलिंग भी कभी कभार करा लेते हैं। बाकी बॉलरों में से ये तीनों ही अवेलेबल हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये तीनों खेलेंगे भी। साउथ ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स हेनरी हंट ने यहाँ पर इंक्लूड करा रन, हेविड हेड अवेलेबल नहीं है। विदरॉल दोनों ही इनिंग्स में उनका परफॉर्मेंस था, लेकिन विदरॉल हमेशा ही एक रिस्की प्लेयर होते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बॉलरों में से सदरलैंड, हॉलैंड अवेलेबल नहीं है। मिच पेरी, बोलैंड, दोनों ही बार इनिंग्स में इन दोनों का नाम आया है, मिच पेरी और हॉलैंड, हालांकि बोलैंड। और हालांकि कल के मैच में मिच पेरी हो सकता है स्ट्राइक बॉलर का रोल नहीं निभाए, और बॉलर भी निभा सकते हैं, लेकिन बोलैंड कंसिस्टेंट है और उनका परफॉर्मेंस भी आया है। और वैसे भी परसेंटेज प्लेयर भी मेरे ख्याल से यही होने वाले हैं, क्योंकि विक्टोरिया की तरफ से यही एक बॉलर हैं जिनको शायद लोगों ने देखा होगा या सुना होगा नाम। बाकी तो ज़्यादा बॉलर आपके पास होगा भी नहीं ऑप्शन के तौर पर। विक्टोरिया को यहाँ पर काफ़ी बड़ा टारगेट दिया गया था, और यहाँ से मैच को बचाया था हैंड्सकॉम्ब ने एक तरफ से खड़े होके, ठीक है। 280 के ऊपर उन्होंने गेंद खर्च किए थे, और 148 पर वो नॉट आउट थे। हालांकि ऐसी चीज़ें आपको जनरली देखना नहीं मिलती है, हैंड्सकॉम्ब मेलबर्न के बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स कैप्टन है, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हमेशा ही रिकॉर्ड्स के बेसिस पे सब कुछ अगर चलता रहा तो कैसे चलेगा, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म करा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप इनको टीम में लेकर चल सकते हैं, अनलेस कि आपके पास कुछ बहुत ही अच्छे कुछ अदर ऑप्शंस नहीं हो तो। बाकी ब्रैंडन डॉगेट और ग्रांट ने यहाँ पर भी 4 और 2 विकेट निकाल कर रखे हुए हैं।
तो मैच बचाया था यहाँ पर विक्टोरिया ने। यहाँ पे भी साउथ ऑस्ट्रेलिया जकड़ चुकी थी विक्टोरिया की टीम को। अगर यहाँ पे हैंड्सकॉम्ब का विकेट गिर जाता तो शायद कुछ अलग हो भी सकता था, लेकिन यही बात है। बाकी हमें रन्स जो है ठीक से देखने मिले हैं, ऐसा कोई बैटिंग कोलैप्स वगैरह सीन आया नहीं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा इनिंग्स था वहाँ पर थोड़ा सा बैटिंग खराब हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ नाम हमने यहाँ से नोटिस करके रखे हुए हैं, जिनमें से हम ग्रांट और ब्रेंडन डॉगेट बॉलिंग से साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वहाँ से बोलैंड, और अगर मिच पेरी खेलता है तो मिच पेरी, यहाँ से विदरॉल्ड, ये नाम हमने कंसिस्टेंटली देखा है दोनों इनिंग्स से। बाकी मैडिसन, हैरिस, हैंड्सकॉम्ब, ये कुछ परफॉर्मेंस हमने देखे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में, देखते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पर एडिलेड के मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली इसी ग्राउंड का नहीं भी हो सकता है, जैसे कि लास्ट मैच एडिलेड ओवल में हुआ था, उसके मैचेस भी हो सकते हैं, लेकिन कैरन वेल्टन ओवल के कुछ मैचेस होंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमें अलग जो है देखने को मिलता है, और हेड टू हेड की तरह यहाँ पे भी हमें कोई सिमिलरिटीज़ जो है देखने मिल रही है नहीं। ठीक है, तो 2019 से स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ, ये मेरे ख्याल से कैरन वेल्टन ओवल का मैच नहीं था, तो जो भी हो 252 यहाँ पर बना था, जहाँ पर आपको वेस अगार, केन रिचर्डसन, जाम्पा कोई भी अवेलेबल नहीं है। मोटा मोटा आप पेसर्स देखेंगे और लेग स्पिनर्स देखेंगे। ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाए थे, और इनमें से बैट्समैन में से अवेलेबल नहीं है, बाकी पेसर्स का अपर हैंड था। काफ़ी पुराना मैच है, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, जाने देते हैं। रिसेंट समय की बातें करते हैं, मतलब पिछले 1-1.5 सालों में जो मैचेस हुए हैं। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाया था 352, जो पहला मैच था इसी दिन का, आपको याद होगा। बोलरों में से सिर्फ मैकेंड्रू हैं जिन्होंने एक विकेट निकाला हुआ था। केरी ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक 100 मारा था, उसके बावजूद भी टीम सिर्फ 237 तक ही पहुँच पाई थी। पेसर्स का अपर हैंड, स्पिनर्स के भी 2-2 करके विकेट। हाई स्कोर आप कह सकते हैं, 352 फर्स्ट इनिंग से बना, उसके बाद 38 ओवर्स में 237, ठीक ठाक ही है। रन्स काफ़ी बने थे, जैसे आप देख सकते हैं। अगला मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच हुआ। साउथ ऑस्ट्रेलिया 205 पर निपट गए। फिर से केरी 99 हेड के कुछ स्कोर से, हालांकि इफेक्टिव कुछ नहीं। न्यू साउथ वेल्स ने चेस कर लिया, और बॉलरों में से कुछ भी यहाँ पर बताने के लिए नहीं है। अगला मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड का मैच हुआ। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया, जहाँ पर हेड ने यहाँ पर 200 बनाया था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले का ही मैच है। विदरॉल्ड के परफॉर्मेंस है। अच्छा, केरी नोटिस करो, एक में 99 और एक में 128 नॉट आउट, एक बार बैटिंग फर्स्ट में, एक बार बैटिंग सेकंड में। जब नहीं चले हैं तब कुछ भी नहीं। हालांकि यहाँ पर उतना कुछ उनको करने का मौका भी नहीं मिला था, ऊपर से विदरॉल्ड, हेड ने अच्छे परफॉर्मेंस कर दिए थे, तो ज़रूरत नहीं पड़ा। बाकी पेसर्स आपको दिख जाते हैं। बाकी बॉलरों में से डॉगेट, लॉयड, पोप एक ऐसा नाम है जो जनरली इस ग्राउंड पे इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, हमने ऑब्जर्व करा था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ये विकेट्स लेते हैं, लेकिन जनरली इस ग्राउंड पे लॉयड, पोप को विकेट लेना आता है। और याद रखना कि विक्टोरिया का रिकॉर्ड जो है अगेंस्ट लेग स्पिनर्स उतना अच्छा नहीं है। हालांकि कहाँ पे एडम जाम्पा, कहाँ पे लॉयड, पोप, बहुत डिफरेंस है मुझे पता है, लेकिन ये एक अच्छे पंट बन सकते हैं आपके लिए, जितना मैं कह सकता हूँ। बाकी अगर आप नहीं भी लोगे तो भी मुझे लगता नहीं कि दिक्कत होना चाहिए, अगर आपके बाकी प्लेयर सही गए तो। और ये कुछ बॉलर से परफॉर्म करा। और लास्ट जो मैच हुआ था साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के बीच में, वापस से केरी, देखो केरी कितने कंसिस्टेंट हैं। आखिरी 4 में उनके स्कोर्स नोटिस करो, 128 शायद नॉट आउट भी थे, 99, एक में फ्लॉप, एक में 101। ऊपर भी हेड टू हेड में आपने इनका नाम देखा है। अभी देखिए फ्लॉप हो सकते हैं, हर मैच में चलेंगे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इनके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, और केरी काफ़ी अच्छी चॉइस बन जाते हैं आपके लिए कैप्टनसी के लिए। लेकिन मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि बैट्समैन है, एक रिस्क तो बना रहेगा ही। ठीक है, आप बिल्कुल सेफ नहीं रह सकते कभी भी कैप्टन बना के एक बैट्समैन को, चाहे वो कीपर ही क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छे ऑप्शन केरी आपके लिए हमेशा ही बने रहते हैं। बाकी हेनरी हंट का परफॉर्मेंस था, पेसर्स का अपर हैंड, क्वींसलैंड ने चेस कर लिया था, काफ़ी इजीली चेस कर लिया था। मैकेंड्री और बोडाल ने विकेट्स निकाले थे, कोई इसका मतलब बना नहीं। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी उतना कुछ खास अभी कर नहीं रही है, जैसे कि वो कभी करते भी नहीं थी। बैटिंग से अगर ये दोनों प्लेयर्स चले, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड कर रही है। अभी रिसेंटली हेनरी हंट कुछ इंक्लूड करेंगे, हो सकता है कोई और बैट्समैन कुछ कंट्रीब्यूट करे, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप 10 मैच का एवरेज देखेंगे तो उनमें से 6-7 मैचेस में ये दोनों ही आपको मेन परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, जिनमें से केरी थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट है इस ग्राउंड पे। विदरॉल जब चलते हैं काफ़ी बड़ा स्कोर बनाते हैं, जब नहीं तो नहीं। और रिसेंट जो मैच हुआ था शेफील्ड शील्ड का, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करा था। ठीक है, चलो जी, तो ये नहीं सारी चीज़ें ग्राउंड से हम देख सकते हैं। रन्स यहाँ पे बनते हैं, उस तरह से बॉलर्स का कोई हेल्प वगैरह नहीं है जैसे कि आप उम्मीद रखते हैं कैरन वेल्टन ओवल में। पेसर्स आपको लेने होते हैं क्योंकि नंबर में ज़्यादा होते हैं। बाकी अगर आपके पास क्वालिटी लेग स्पिनर्स हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो इग्नोर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि 3 से ज़्यादा बॉलर मत लेके चलो यहाँ पे। हार्ड हिटिंग पिंच हिटर जो बैट्समैन है, जो बॉलिंग भी थोड़ा बहुत करवा लेंगे, ऐसे प्लेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो प्लेइंग इलेवन की बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको ये कुछ प्लेइंग इलेवन देखने को मिल सकता है। केरी 1 डाउन आ सकते हैं क्योंकि ट्रेविस हेड का जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है वो किसी को फिल करना पड़ेगा।
तो उस मामले में मुझे लगता है एलेक्स कैरी बिल्कुल एक अच्छे चॉइस है। हेनरी हंट एक डिपेंडेबल ऑप्शन होंगे, विदआउट हिट और मिस टाइप प्लेयर है, लेकिन इन दोनों को ही मेरे ख्याल से आपको लेकर चलना चाहिए अगर आप हाई स्कोरिंग मैच की टीम बना रहे हो तो। एलेक्स कैरी तो हैगा ही। लेमन बैटिंग फर्स्ट में आप ले सकते हो। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है मैक्सवीनी लेना मुश्किल होगा इनको, क्योंकि ऑलराउंडर सेशन में है। मैकेंड्रू बॉलर सेशन में है, बैटिंग भी कर लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। लियम स्कॉट खेल सकते हैं, लियम स्कॉट यहाँ पर थॉमस के लिए, ये दोनों में से कोई एक खेल सकते हैं। लियम स्कॉट आपके लिए बॉलिंग भी करवा सकते हैं, अच्छे ऑप्शन है। शेफील्ड शील्ड में जितने मौके उनको मिले हैं इन्होंने अच्छा करके रखा हुआ है। उसके बाद लॉयड पोप, ब्रेंडन डॉगेट, ग्रांट और निक विंटर, इनमें से ये जो 3 बॉलर्स हैं, इन तीनों में से मैं कोशिश करूंगा मिनिमम 2 को लेकर चलने का। अगर आप परसेंटेज देख रहे हो तो डॉगेट और उसके बाद लॉयड पोप। डेविड ग्रांट ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है शेफील्ड शील्ड में, हालांकि इस फॉर्मेट में अभी भी उनका परफॉर्म करना बाकी है। हमारे टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगे, अगर मैं उसको समराइज करवा दूं तो ये टॉप 3 मैं जरूर से रखूंगा। लेमन बैटिंग फर्स्ट में मैं कोशिश करूंगा, बाकी मैकेंड्रू होंगे, डॉगेट होंगे और पोप भी मैं कोशिश करूंगा लेकर चलेंगे। तो ये 6-7 प्लेयर्स हैं जिनमें से हम 5 या 6 प्लेयर्स को लेकर चलेंगे। विक्टोरिया की तरफ से बात करें तो सैम हार्पर ओपनिंग कर सकते हैं मैडिसन के साथ, या फिर ये टॉप 3 आपके लिए यही बनाएंगे, ये पकड़ के चलो। सैम हार्पर, मैट हैरिस भी ओपनिंग कर सकते हैं, हैरिस मैडिसन भी ओपनिंग कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा समझ लो कि ये टॉप 3 आपके लिए कंप्लीट करेंगे। ये भी हो सकता है कि सैम हार्पर नीचे आ जाए, मैकेंजी हार्वी को टॉप 3 में आ जाए, तो ये शफलिंग टीमें कर सकते हैं, ये आपको लाइनअप आने का पता चल जाएगा। उसके बाद पीटर हैंड्सकॉम्ब है, मैकेंजी हार्वे, मैट शॉट, विल सदरलैंड, टॉड मर्फी खेल सकते हैं। सेकंड स्पिनर के अगर ऑप्शन की जरूरत हो टीम को, जोनाथन मिलो, बोलैंड, उसके बाद ब्रॉडी काउच। टीम ने 3 एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखे हैं जिनमें से फ्रेजर मैकग्राथ भी हैं, हैरी या हेनरी थॉर्टन, मिच पेरी ने अच्छा करा है शेफील्ड शील्ड में, आपने देखा है। मौका इनको मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ना मिलने के भी इक्वल चांसेस हैं। हेनरी थॉर्टन शायद इनका नाम है। ये जो डोमेस्टिक सर्किट होता है विक्टोरिया का, पिछले सीजन में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, एक क्वालिटी बॉलर है। मुझे नहीं पता अभी तक इनको क्यों नहीं मौका मिला था, जब स्पेशली जब इनकी बॉलिंग उतनी अच्छी है भी नहीं, तो मौका मिल सकता है, आप देख सकते हैं अगर बॉलिंग फर्स्ट वगैरह कर रहे हैं तो। और फ्रेजर मैकग्राथ मुश्किल होगा क्योंकि बैटिंग काफ़ी ऑलरेडी भरा पड़ा है इस टीम में। जोनाथन मिलो, टॉड मर्फी तक भी बैटिंग है, नंबर 9 तक बैटिंग है, तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे इनको मौका दिया जाएगा। बाकी लास्ट मैच जो खेला था न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट पे, वहाँ पर उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी जब मार्कस हैरिस, मैडिसन कोई भी उस तरह से अवेलेबल नहीं थे, तो देखना पड़ेगा। अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, हालांकि मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेस मैनेज कर पाऊंगा इनके लिए। हमारी टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगे, मैडिसन, मार्कस हैरिस, हैंड्सकॉम्ब आप ले सकते हो, ठीक है। इनको ड्रॉप करना रिस्की हो सकता है, ये बहुत ही बड़े प्लेयर हैं और कुछ दिन पहले ही इस ग्राउंड पर एक बहुत ही फाइटिंग इनिंग्स को खेल के आ रहे हैं। बाकी मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन रख दिया है, अगर आप चाहो तो ट्रीट कर सकते हो उनको उस हिसाब से। मैक्स शॉट होंगे, तो ये 3 प्लेयर्स हो गए, 3 या 4 प्लेयर्स। जोनाथन मिलो मैं रख के चलने की कोशिश करूँगा, लास्ट हेड टू हेड में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा था और इनका पोटेंशियल बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और ऐसा कंडीशन जो है जहाँ पर बॉल जल्दी बैट पे आ जाता है, बॉलिंग भी ये प्रॉपर्ली कर रहे हैं, तो ये कंडीशन इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं इनके ऊपर पर्सनली चांस लेना चाहूँगा। बाकी सेव आपको पता है क्या करना है, हैंड्सकॉम्ब या किसी और को आप ले सकते हो। और बॉलर यहाँ से एक लौता बॉलर ही है जो मैं विक्टोरिया की तरफ से लेके चलने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से बोलैंड, मेरिलो, ऊपर से वो 3 जो प्लेयर्स हैं, 3 में से 2 हैरिस, हैंड्सकॉम्ब, ये 4 आपके लिए हो गए। मैट शॉट 5 हो गए, हैंड्सकॉम्ब अगर आप लेना चाहते हो तो 6। बस ये कुछ ऑप्शंस है। कैप्टन से चॉइस की बात करें तो विक्टोरिया की तरफ से मैट शॉट आपको पता ही होगा, परसेंटेज कैप्टन होंगे स्पेशली हिट के ना खेलने के बाद। और उसके बाद मैडिसन के साथ लोग जा सकते हैं, मार्कस हैरिस के साथ लोग जा सकते हैं। मैडिसन के साथ ज़्यादा लोग जा सकते हैं क्योंकि ये बॉलिंग कराएंगे ऐसा लोग सोच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि इनको बॉलिंग मिलना चाहिए। बाकी बैटिंग से जो करेंगे वो अलग बात है। मैच उसके बाद मार्कस हैरिस को, उसके बाद कैप्टनसी मटेरियल मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। मेरे लो आप ले सकते हैं, कैप्टन मत बनाओ, स्मॉल लीग में, बड़ी लीग में करो, कुछ अलग बात है, लेकिन स्मॉल लीग में आप लेके चल सकते हो। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, लास्ट मैच में उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा हुआ था। साउथ अफ्रीका की तरफ से एलेक्स कैरी और मैकेंड्रू के साथ लोग जा सकते हैं सेफ रहने के लिए, लेकिन कोई लॉजिक बनता नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं मैकेंड्रू को ड्रॉप भी कर दूं, ये जिस तरह से स्टार्ट कर चुके हैं उस तरह से फिनिश इनका नहीं हो रहा है। बाकी विदआउट लेमन ये कुछ ऑप्शन है, लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टन, जैसे मैं बताया वीडियो के शुरुआत में ही, कि क्रिस्टल क्लियर कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस मेरे को नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये 3 मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे चेंजेबल ये है कि मैं यहाँ पर मैकेंड्रू को ऐड कर सकता हूँ किसी एक के जगह पे, लेकिन मैं 4 बॉलर नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है, ये पकड़ के चलो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैटिंग हैवी टीम बनानी है। इन दोनों ऑलराउंडर्स को मैंने रखा है, जोनाथन मिलो और मैट शॉट। यहाँ पे अब जो लास्ट प्लेयर हैं वहाँ पे मैंने बता दिया, बॉलर सेक्शन में 1-2 ऑप्शन और हैं, जैसा कि मैकेंड्रू का ऑप्शन है जो बैटिंग भी कर सकते हैं, या फिर मिच पेरी वगैरह खेलते हैं, थॉर्टन वगैरह खेलते हैं। तो अब किसी के जगह पर रिप्लेस करना, ऐड मत करना, बॉलर ज़्यादा मत लेना, यही मेरा सजेशन होगा पहला तो। अच्छा, लास्ट प्लेयर के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं?
सैम हार्पर का भी ऑप्शन होगा, ये काफ़ी मतलब जल्दी स्टार्ट देते हैं, मतलब अगर ये मतलब 10 ओवर तक रह गए तो आपके लिए काफ़ी डिसेंट पॉइंट्स देके जा सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये कीपिंग भी करेंगे। हैंड्सकॉम देखो परसेंटेज प्लेयर होंगे, रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन उनका उतना अच्छा नहीं रहा है। बाकी काफ़ी फाइटिंग इनिंग्स खेल के आए हैं किसी ग्राउंड पे कुछ दिन पहले, तो ये चीज़ इनके सपोर्ट में जा रहा है। बाकी लीडर भी हैं, ज़रूरी नहीं रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो वो नहीं चल सकते हैं। और वैसे भी साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी रन बना सकता है, ठीक है। बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है वो उनकी बॉलिंग में, अभी तो वोडाल भी नहीं है, तो उम्मीद आप ना ही रखें ज़्यादा तो बेहतर। इसीलिए ज़्यादा कोई चांस अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो विक्टोरिया की तरफ से एक्स्ट्रा बैट्समैन आप ऐड कर सकते हो। बैटिंग फर्स्ट में भी सेकंड में, वो आपकी मर्जी है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो ऑप्शंस होंगे आपके पास यहाँ पर जो खेलेंगे लेमन अगर बैट फर्स्ट होता है आप इनको ले सकते हैं अपने टीम में। बैट फर्स्ट में मैं कहूँगा जो भी टीम बैट फर्स्ट कर रही है ना उनके ज़्यादा बैट्समैन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि तब ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, तो वो एक चीज़ है। और अगर आप थोड़ा क्वालिटी देख रहे हो किसी टीम की प्लेइंग 11 पर या फिर बॉलिंग पे भी, तो थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी मुझे विक्टोरिया की तरफ से देखने मिल रहा है। हालांकि वो क्वालिटी एज एन यूनिट वो किस तरह से लाएंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि स्कॉट बोलन के अलावा एक्सपीरियंस जो है इनकी बॉलिंग लाइनअप पे नहीं है। परफॉर्म करा है सबने किसी ना किसी स्टेज में, साउथ अफ्रीका की तरफ से वो भी नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि बैटिंग हैवी टीम बनाओ, जो भी टीम बैट फर्स्ट करे उनके ज़्यादा और थोड़ा डेप्थ तक बैटिंग आप ले सकते हो। बाकी विक्टोरिया की तरफ से प्रॉपर बैट्समैन लेके चलना, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं है। कैप्टन में अगर हम चॉइस की बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसा मैंने बताया कि सेफ है मैट शॉट, लेकिन मैं अगर कुछ अलग आपके लिए ऑप्शन रखने की कोशिश करूँ तो एलेक्स केरी विदरॉल्ड अच्छी ऑप्शन है। लेकिन विदरॉल्ड कभी भी भरोसा करने वाले प्लेयर नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इनके सपोर्ट में जा रही हैं। एलेक्स केरी डिसेंट ऑप्शन है, इनके पास एक बोनस ये भी होगा कि ये कीपिंग कर सकते हैं। बाकी कुछ ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो मैडिसन अच्छे ऑप्शन होंगे, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और रिसेंटली अच्छा करके भी आए हैं सिविल सील में। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, 3-4 ऑप्शंस हैं। अगर आप कुछ अलग मतलब देखना है तो सेफ आपको पता है हमारे शॉट होंगे, लेकिन मेरा लॉजिक बहुत ज़्यादा इनके सपोर्ट में नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड फॉर नाउ।